प्यार करो भाई खुल्लम खुल्ला, प्यार करो भाई खुल्लम खुल्ला। सर्दी ना हो ना खांसी हो, भाई लवेरिया जरूर हो, भाई लवेरिया जरूर हो। सर्दी ना खांसी हो पर लवेरिया जरूर हो, सर्दी ना खांसी हो पर लवेरिया जरूर हो। दो 2024 में बिग बॉस 16 में आपने देखा एक ऐसे शख्स को जो हमेशा खरी खरी बात करते थे। मेरे साथ एक गुणरत्न जी। तो गुणरत्न जी, बिग बॉस 16 में तो आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन 2025 में अब बाहर आके इस साल आप किन चीज़ों में बिजी हैं? देखिए, जो डेट पे जाना प्रेमी युगल ने और लिव इन रिलेशनशिप, ये दोनों चीज़ आज वैलेंटाइन डे के मौके पर मैं ये कहूँगा कि माननीय भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने दोनों ने भी लीगलाइज करना चाहिए और फुल्ली प्रोटेक्ट करना चाहिए। खुल्लम खुल्ला प्यार करने दो भाई, खुल्लम खुल्ला प्यार करने दो। क्योंकि क्या है ना कि आज के दिन का महत्व रखते हुए संविधान को और देश को अगर से ताकतवर बनाना है तो देखिए, ये जो अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज का कंसेप्ट जो है अभी पुराना हो चुका है, जिसमें जो है एक लड़का एक लड़की भली भांति नहीं समझ सकते। इसीलिए डेट पे जाकर एक दूसरे को समझ लें। इसके बारे में एक जिसे हम कॉन्फिडेंशियली एक कानून, कॉन्फिडेंशियल एक प्रोसीजर हो जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो और कल चल के लड़की या लड़का एक दूसरे को गलत ना करे। इसलिए डेट पे जाना और लिव इन रिलेशनशिप ये फ्यूचर जो है फैमिली कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट के बारे में भी आने वाले समय में एक कानून बने। जैसे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस नागरत्ना के बेंच ने 2025 में जो जजमेंट दी है उसके अंदर साफ तौर पे जो है लिव इन रिलेशनशिप के बातों को पुख्ता तरीके से रखा और ये कहा है डंके की चोट पे कि किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में की जो लड़की हो या लड़का हो या जिस तरह का जो कपल है उनको किस तरह से जो है मुआवजा भी देना पड़े। कहने का मतलब यह है कि कानून के किताबों में अमेंडमेंट हो और लिव इन रिलेशनशिप और डेट पे जाने की सहूलियत हो, मौका हो, मज़े हो और देश को एक शक्तिशाली बनाने की वो एक प्यार के तौर पे, खुले प्यार के तौर पे एक पुख्ता इंतज़ाम हो। तो लेकिन आप रियल लाइफ में खुद हैप्पीली मैरिड है, आज वैलेंटाइन डे का मौका है, आप दोनों ने मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने हैं। तो आपकी शादी का राज क्या है? आपकी इस खुशी का राज क्या है कि शादी के बाद बहुत कम लोग खुश रह पाते हैं अमूमन? तो क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पी मैरिज? अरे देखिए, लवेरिया के साथ हमारा एक पप्पी दे शुरू हुआ, वो आगे बढ़ते बढ़ते निकल गया। फिर हमने एक दूसरे को डेट किया, बहुत दिन इसको इन्होंने मुझे घुमाया, मैंने इनको घुमाया। फिर लगा कि चलो शादी के बंधन में जाते हैं। फिर ये तो बहुत ऊंची पढ़ी लिखी, अंडरवर्ल्ड टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पीएचडी। तो इन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करने गए, उसमें एक नया बंधन बना दिया, बच्चा पेट में आ गया, बच्चा पेट में आ गया। जैन हमारी बेटी जो अभी बैरिस्टर होने जा रही है, वही अब मैं ये समझता हूँ कि हर दिन हमने एंजॉय किया, हर दिन हम एक दूसरे के, देखो लव एट फर्स्ट साइट ये कंसेप्ट हम बहुत ज़्यादा मंजूर नहीं करते, लेकिन तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे सोच से जो तुम अपनापन पा सकते हो, वो अपनापन आज भी हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ, जय श्री के साथ, आई लव यू जिस तरह से मैंने बिग बॉस में बोला था, ये चलता रहेगा टिल द एंड ऑफ द लाइफ। जयश्री जी, बिग बॉस में कैसा इनका आपको लगा? इतनी लड़कियों से घिरे रहते थे, ये बातें इनकी रहती, लड़कियां इनके आसपास रहती थी, आपको जलन नहीं हुई वहाँ पे? जलन क्यों होगी? मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि देखो क्या है, हम शादी के पहले जब हमारा प्यार था, चल रहा था हमारा, तब भी हम जो है यूनिवर्सिटी में जो मूवमेंट करते थे, तब बहुत सारी लड़कियां लड़के इनके साथ जुड़े रहते थे, आजू बाजू में इर्द गिर्द सारे लोग ही लोग रहते थे। इसमें कुछ नहीं है। देखो ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ, मुझे पता है। सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां उस समय डेंटल की हुआ करती थी और मैं डेंटल में था। हमारे डेंटल में ना 15 लड़कियां रहती थी और 5 ही लड़के रहते थे। ब्यूटी कुछ नहीं होता। प्यार में एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग करना, एक दूसरे को लाइक करना,
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही लाइफ टाइम चलता है। नहीं तो ये लव एट फर्स्ट साइट ये तो मुझे कोई चक्कर समझता नहीं है। ये जो साइट है वो वैसी ही नहीं रहती है। कभी कुछ हो गया, समझो कुछ एक्सीडेंट हो गया और चेहरा बिगड़ गया तो क्या साइट चली गई? ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग लव जो है इंटरनली नेचुरली होना चाहिए, जो कि लाइफ मतलब मैं इतना अंडरवर्ल्ड में डॉक्टरेट करते हुए भी मुझे इस आदमी से प्यार है जो हमेशा वाद में रहता है और मैं इनको सपोर्ट करती रहती हूँ। यही तो प्यार है। आज आप दोनों मैचिंग मैचिंग ट्विनिंग कर रहे हैं, तो क्या बात है, आज वैलेंटाइंस के दिन ब्लैक पहनने की क्या वजह थी जयश्री जी? आप दोनों ने मैचिंग मैचिंग नहीं, आज तो सुबह सुबह था वो रेड था, उसके पहले दूसरा ही कोई कलर था और अभी इवनिंग रंग टाइम पहनते हैं हम। का ऑल कलर। सब रंग। बट मैक्सिमम वी लव ब्लैक कलर बिकॉज वी आर लॉयर्स। वी लव ब्लैक लव इज वेरी गुड। वी लाइक ब्लैक कलर। सर ये बताएं कि हमारे देश में कॉमेडी बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन अभी पिछले 4-5 दिन से कॉमेडी के नाम पे क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं। इंडियाज़ गॉट लैटिन नाम के एक शो में लोगों ने कुछ ऐसी बातें बोली जो देश में कई लोगों को पसंद नहीं आई, उस पर बहुत प्रतिक्रिया आ रही है। रणबीर अहलावालिया ने कुछ ऐसा बोला, फिर और जो समय रैना जैसे कॉमेडियंस। तो कॉमेडी जो होती है लोगों को हंसाने का एक माध्यम है, तो चाहे किसी भी भाषा में हो, लेकिन कॉमेडी के नाम पर अगर इस तरह की डबल मीनिंग बातें और ओपन जो चीज़ें जो शायद मर्यादा के बाहर है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और अगर आपने वो क्लिप देखा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, श्रेया सेगल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो केस बाल ठाकरे जी के ऊपर कमेंट के ऊपर से हुई थी, वो केस अगर से हम थोड़ा समझ ले पढ़ ले, जो सुप्रीम कोर्ट की केस है, तो क्रिटिसिज्म या कमेंट्स के बारे में तो मुझे ये मुझे कहना है कि मैंने तो देखी नहीं कि जिन कॉमेडियंस ने क्या बोला है, लेकिन जहाँ तक के हम तुम्हें एक आधी चीज़ यानी एक ऐसे लगे कि यार ये नहीं गलत है, वो मुझे वो गलत लगे, ऐसा यानी वो जजमेंट के बाद माना नहीं जा सकता। जिसका उसका नज़रिया क्या कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, वो तोड़ मरोड़ के कई बार बोला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कलाकार कभी भी यानी खुद को रखते समय कोई गलत अंदेशा रखता है या ऐसा मैं कलाकारों के बारे में मानता नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसको तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन मैं आम तौर पे ये ज़रूर कहूँगा कि देखो, कलाकार की जो सीमा होती है ना, वो कलाकार भला भांति जानता है। मराठी के अंदर जो महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र के अंदर जो लावनी होती है ना, वो लावनी अगर से आप देखोगे, एक शिद्दत के साथ देखोगे, एक ऐसा जिसको हम कहते हैं कि एक रोमांटिक किस्म का ये होता है, आर्ट होता है। तो वो आर्ट को अगर से आप लावनी को देखोगे तो आप दृष्टि से देखोगे, जिस दृष्टि इम्पोर्टेंट है, तो कलाकार अपने दृष्टि से काम करता है। एक चाहने वाला जो रहता है, जो फैंस होता है, वो अपने दृष्टि से देखता है। जो जिसकी निगाहों में खोट होती है वो अपने दृष्टि से देखता है। तो कलाकार को बंधन में बांधने से बेहतर कलाकार को, जिस कलाकार के बारे में आप बोल रहे हो, उनसे ये क्लेरिफिकेशन लेना चाहिए कि वो इस मामले में क्या कहना चाहते थे या पुख्ता तौर पे क्या कहना चाहते थे। ये मेरे को लगता है कि बहुत आसान तरीका है चीज़ों तक पहुंचने को। और जो समाज के अंदर जो डिबेट्स है, डिस्कशंस है, तो उसके रूट कॉज तक जाके उसको सही तरीके से समाज में रखने के लिए। आपको नहीं लगता बिग बॉस में जल्दी आ गए इनको, और इनका भी रूप हमें देखना रह गया था? एक हफ्ता बहुत कम था। आपको लगता है ये जल्दी आ गए घर से बाहर, क्योंकि लोगों ने आज इतने पॉपुलर हो गए जो बाकी लोग रह गए, सर को वो मौका नहीं मिल पाया? आपको लगता है ऐसा? हाँ, ज़रूर लगता है, क्योंकि वर्ल्ड से इनको फ़ोन आते हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं। पहले तो इंडिया से आते थे और महाराष्ट्र से तो बहुत आते थे, लेकिन अभी तो वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाते हैं। मैं बोलती हूँ, जापान में गए तो सेल्फी के लिए लोग हर जगह जगह मिले, वैसे ही दुबई में मिले, थाईलैंड में मिले, हर जगह मिले। तो और जब उनकी टीआरपी थी वो 9.7 थी, ये थे तब। और फिर बाद में टीआरपी जो है वो 2.75 ऐसे रहती गई लास्ट तक, टीआरपी बढ़ नहीं पाई। और इनको लोगों ने इतना लाइक किया, इतने फ़ोन्स आए लोगों के कि सर हम आपकी वजह से बहुत डिसअपॉइंट हो गए, आप कब आओगे कब आओगे। तो ये रहना चाहिए था, ज़्यादा लोगों को इंटरटेन भी करते थे और अपनी सोच है, अपने कुछ जो उनके मन में है बातें, वो सब लोगों के सामने ला सकते थे। तो इस साल भी बिग बॉस आ रहा है, ओटीटी पे और मराठी में भी आएगा, तो क्या हम देख सकते हैं आपको वापस एक नए अंदाज में? देखिए, कुछ बिजनेस हाउस मेरे से नए प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही है
और जो मेरा किरदार, जो मैं कहाँ जिस खानदान से आता हूँ, डाकुओं के खानदान से, तो मेरे किरदार जो डायरेक्ट मेरी बात करने की शैली जो है विश्व भर के लोगों के मन में एक जगह बना बैठी है, हृदय में एक जगह बना बैठी है। तो उम्मीद कीजिए मैं बिग बॉस में फिर से जाना मुनासिब बहुत ज़्यादा नहीं समझूंगा, लेकिन मैं ज़रूर आपको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आने वाले 2025 में डंके के चोट पे मेरे फैंस के लिए इस वैलेंटाइन डे के ऊपर एक खुशखबर दे के जाता हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं एक बार फिर से आप हमें दिखाई दे, हमें इंतज़ार रहेगा। फिर आपको दोनों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जाते जाते क्या कहेंगे अपने फैंस को दोनों की तरफ से वैलेंटाइंस डे पे मैसेज? देखो अब मुझे तो ये कहना है कि देखिए, जब भगवान प्यार करते हैं, खुलेआम सब लोगों के सामने प्यार करते हैं, एक दूसरे को ऑफर भी करते हैं। हम तो ह्यूमंस है, नेचर भी प्यार करता है एक दूसरे से, जानवर होते हैं वो प्यार करते हैं, पक्षी प्यार करते हैं, सब लोग प्यार करते हैं। तो ह्यूमन ने भी प्यार करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये प्यार जो चीज़ है, इसकी वजह से सब तरफ हरा भरा, सब तरफ एक अच्छा और खुशी का माहौल तैयार होता है, और उसमें से अंडरस्टैंडिंग होती है और बातें बहुत अच्छे से बनती है। सो प्यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आई लव यू ऑल द जो व्यूवर भी हैं और लोग हैं, सारे मेरे देश के लोगों को, बाहर के लोगों को, सबको वैलेंटाइंस डे के शुभेच्छा देती हूँ। मेरे सारे फैंस को वैलेंटाइन डे के ऊपर बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मुबारकबादी। आई लव ऑल माय फैंस, ऑल माय फैंस, ऑल माय फैंस।